नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे धान की नर्सरी अब आपको कैसे लगानी है, किन किन बातों का आपको वो ध्यान रखना है ताकि नर्सरी की क्वालिटी आपकी अच्छी बने और पूरे सीजन आपको कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े और ओवरऑल जो धान की पैदावार है किसान भाइयों वो भी आपकी ज़्यादा हो। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आपकी नर्सरी अच्छी होगी तो मान के चलिए आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, आपको कम से कम समस्याओं का सामना पड़ेगा। अगर नर्सरी की क्वालिटी आपकी सही नहीं है किसान भाइयों, तो फिर मान के चलिए फिर पूरे सीजन आपको समस्याओं का सामना वो करने को मिल सकते। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो बात आ जाती है किसान भाइयों वो ये है कि आपको लेजर लेवलिंग है वो जरूर करवानी है। क्योंकि किसान भाई, अगर आप लेजर लेवलिंग अपने खेतों की नहीं करवाओगे, यानी जिस खेत के अंदर आप धान की नर्सरी लगा रहे हो उस खेत का अगर लेवल एकसार नहीं है, उसमें पानी अब एकसार खड़ा नहीं हो रहा है किसान भाइयों, तो फिर आपको क्या हो सकता है कि उस खेत के अंदर पेड़ेपन की समस्या आपको देखने को मिल सकती है और पौधों की ग्रोथ है वो भी किसान भाइयों आपको एकसार देखने को नहीं मिलेगी। कहीं ग्रोथ कम होगी तो कहीं ग्रोथ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी नर्सरी के पौधों की। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि जो लेजर लेवलिंग है वो आपको अच्छे तरीके से करवानी है। अब कुछ किसान भाई कहेंगे सर हम लेजर लेवलिंग तो हर साल करवाते हैं, फिर भी हर साल हमें पीलापन देखने को मिलता है। आप ये कह रहे हो कि लेजर लेवलिंग करवाने से पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, लेजर लेवलिंग है ना, ये एक बहुत साइंटिफिक चीज़ है। इसके अंदर अगर छोटा सा भी एरर है ना तो फिर वो आपके खेत के अंदर जो लेवलिंग हो रही है उसको प्रॉपर तरीके से वो लेवलिंग नहीं होएगी। आपको देखने में क्या लगेगा कि मैं हर साल लेजर लेवलिंग करवा रहा हूँ, 4-5 घंटे मेरे खेत में ट्रैक्टर दौड़ रहा है, उसने सब कुछ सही कर दिया, अब देखने में बिल्कुल एकसार लग रही है और फिर भी समस्या हर साल देखने को मिल रही है। उसमें होता क्या किसान भाइयों, को लेजर लेवलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती। अगर लेजर लेवलिंग होगी ना किसान भाइयों प्रॉपर तरीके से, तो किसान भाइयों उस खेत के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से लेजर लेवलिंग हो रही है किसान भाइयों, तो उसमें पानी भी एकसार आपका खड़ा रहेगा। और जितना पानी आपका एकसार अपने खेतों के अंदर खड़ा रहेगा तो फिर मान के चलिए आपको कम से कम पेड़ापन है वो आपको खेतों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपके नर्सरी के पौधों की जो ग्रोथ होगी वो भी आपके किसान भाइयों एकसार होगी, नहीं कि ग्रोथ कहीं कम हो रही है कहीं ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहला क्या काम है किसान भाइयों कि आपको प्रॉपर तरीके से लेजर लेवलिंग है वो करवानी है। तो किसान भाई उसके बाद में बात आ जाती है बीज की मात्रा, यानी जो हम मरले के अंदर आपको बीज है वो कितना यूज में लेके आना है। तो किसान भाई, अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हो अपने खेतों के अंदर तो आपको क्या है कि 2 kg बीज इनफ है किसान भाई, उससे ज़्यादा बीज आपको प्रयोग में नहीं लेके आना मरले के हिसाब से। दूसरा, अगर आप परमल लगा रहे हो तो परमल क्या है कि 2 से लेकर 2.5 kg तक बीज है वो आप प्रति मरला के हिसाब से प्रयोग में लेके आ सकते हो। उसके साथ साथ किसान भाई, अगर मैं बात करूँ बासमती की, तो किसान भाई अगर आप बासमती अपने खेतों के अंदर लगा रहे हो तो आप 2 से लेकर 2.5 kg बीज है वो आप प्रति मरला के हिसाब से किसान भाई यूज में लेके आ सकते हो किसान भाई। मरले के साइज़ की मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक किसान को पता होगा इसके बारे में। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की, अगर जहाँ सोरे वाली जगह है, जहाँ थोड़ा मिट्टी के अंदर सोरा, उसमें हम कितना बीज रखें, तो उसमें किसान भाइयों को आप 3 kg बीज है वो आप रखने की कोशिश करिए। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की, जब बिजाई हम करेंगे बीज की उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो किसान भाई, जब आप अपनी नर्सरी की बिजाई अपने खेतों के अंदर करोगे, जो बीज आप लोगे, बीज के अंदर जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जिस सोर्स से आप बीज लेके आ रहे हो वो सोर्स बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, यानी बीज की क्वालिटी अब आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छे सोर्स से आप बीज लेके आओगे तो मान के चलिए उसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों, अगर मैं बात करूँ बड़ी अगर बासमती की, यानी पूसा बासमती 1692 किस्म का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, वो हर एक में देखने को आपको मिलेगा। तो किसान भाई उसमें क्या है कि बीज आपको 60 रुपये प्रति किलो भी मिल रहा है, 80 रुपये प्रति किलो मिल रहा है और 220 रुपये भी प्रति किलो अब आपको मिल रहा है। अब ये आपको देखना है भी क्वालिटी किसकी अच्छी, क्योंकि यहाँ किसान भाइयों ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है, सिर्फ क्या है कि 500-700 रुपये का ही सारा खेल है किसान भाइयों। कहीं ये ना हो कि इस 500-700 के चक्कर में आप अपना हज़ारों का नुकसान है वो करवा बैठोगे। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, आपने मान के चलिए भी 80 रुपये बीज आपने ले लिया प्रति एकड़ के हिसाब से, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, नर्सरी लगा दी, नर्सरी में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे करके क्या है कि उसकी नर्सरी आपने तैयार तो कर ली, जब उसको आप मेन खेतों के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करोगे तो फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर सीजन के एंड में जाके उसकी पैदावार भी आपको कम देखने को मिली, उस पर खर्चा भी आपका ज़्यादा लग गया। और वही क्या कि आपने अगर 220 रुपये वाला बीज आपने लिया, उसकी क्वालिटी अच्छी है तो नर्सरी भी अच्छी बनी, और उसके बाद में उसको अगर आपने खेतों के अंदर ट्रांसप्लांटिंग किया, कम से कम समस्याओं का सामना आपको पूरे सीजन में करने को मिला। उसके साथ साथ आपकी पैदावार भी आपको ज़्यादा देखने को मिली। तो अब क्या किसान भाइयों, ज़्यादा गेम नहीं था, 700-800 रुपये का गेम है, तो आपको क्वालिटी अच्छी, ये नहीं कहता कि मैं 220 रुपये वाला आपको लेके आना है या 60 रुपये वाले के बीज की क्वालिटी अच्छी है 220 वाले की, ये आपने देखना है भी किस सोर्स से आप बीज की क्वालिटी आप देखिए, अपना पैकेट खोल के किस तरह की क्वालिटी है, किस सोर्स से आ रहा है, कहाँ से बीज लिया गया, मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए किसान भाइयों, चाहे वो आपको 60 रुपये मिले चाहे आपको 220 रुपये में मिले। उसके साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ है वो नहीं करना है, क्वालिटी आपको बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए किसान भाइयों। अगर 60 रुपये मिल रही है तो 60 रुपये वाला ले आना,
कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों। अगर 220 रुपये मिल रहा है तो 220 रुपये वाला ले आना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर क्वालिटी है वो बीज की बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का बीज आप लगाओगे उसकी नर्सरी में कम से कम समस्याओं का सामना आपको करने को मिलेगा। रुपाई के बाद में भी आपको कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और ओवरऑल पैदावार है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो बीज का सोर्स और बीज की क्वालिटी किसान भाइयों वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको आपको ध्यान में रखना है किसान भाइयों। उसके बाद में जैसे आप बीज अपने खेतों के अंदर बिजाई करोगे उससे पहले आपको क्या काम करना है कि बीज को 10 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। जैसे आप पानी के अंदर भिगोगे किसान भाइयों, जो हल्का बीज होगा वो क्या कि तैर के ऊपर आ जाएगा। जो बीज ऊपर तैर के आ गया किसान भाइयों उसको क्या कि आपको निकाल देना है बाहर, उसको आपको बिजाई में प्रयोग में नहीं लेके आना। जो बीज नीचे बैठ के सेटल हो गया किसान भाइयों पानी के अंदर, उसी को क्या कि आपको बिजाई के अंदर प्रयोग में लेके आना है किसान भाइयों। उसके बाद में जैसे आपने 10 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया, उसके बाद में क्या कि 4 से 5 घंटे के लिए उसको गिल्ली बोरी के अंदर आप ढक के रखिए किसान भाइयों। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की सीड ट्रीटमेंट। किसान भाइयों सीड ट्रीटमेंट है वो आपको करना ही करना है किसान भाइयों। इसमें किसी तरह की कोई डील नहीं बरतनी है। कई बार क्या होता है कुछ किसान बोले यार कोई बीमारी तो आती नहीं, पिछले 2-3 साल से मेरे खेतों के अंदर तो नहीं आ रही है, क्या ही जरूरत है। तो ऐसा रिस्क है वो किसान भाइयों नहीं, बीमारी कभी भी किसी भी खेत में कभी भी आ सकती है। तो हमें जो प्रिकॉशन है किसान भाइयों वो लेने ही लेने हैं, क्योंकि बीमारियों का ऐसा है किसान भाइयों, बीमारी आने से पहले प्रिकॉशन ली जाती है। और जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट केस में क्या होता है जब इंसेक्ट पेस्ट आ जाते हैं उस समय आपको क्या कि प्रिकॉशन है वो लेनी होती है। फिर बीमारी के केस में क्या कि आपको थोड़ा एडवांस चलना, आने से पहले आपको थोड़ा चलना पड़ता है किसान भाइयों, यानी बीमारी को पहले रोक दीजिए। अगर आ गई फिर वो रोक पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है किसान भाइयों की सीड ट्रीटमेंट है वो आपको करना ही करना है किसान भाइयों। उसके बाद में बात आ जाती है क्यारी की, यानी क्यारी का जो साइज है किसान भाइयों वो आपको प्रॉपर रखना है। ना साइज उसका बड़ा होना चाहिए ना साइज है उसका छोटा। लालच नहीं करना है कि किसान क्या करते हैं कि ठीक है यार मैंने तो 4-5 एकड़ में लगानी है तो क्या मैं तो एक ही क्यारी बना के उसी में लगा दूं, ऐसा नहीं करना है किसान भाइयों। आप कभी भी देखना जिस भी सोर्स से आप कई बार नर्सरी लेके आते हो, जो लोग नर्सरी का कमर्शियली काम करते हैं वो उस जगह पे आप जाके देखना उनके जो नर्सरी की क्यारियाँ बिल्कुल आपको छोटी देखने को मिलेगी किसान भाइयों। कभी वो बड़ी क्यारी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको भी क्या कोशिश करनी है किसान भाई, जो क्यारी है वो बिल्कुल मतलब ना तो ज़्यादा छोटी ना आपको बड़ी, प्रॉपर साइज में जो क्यारी है वो आपको रखनी है, जिस क्यारी के अंदर आप नर्सरी की बिजाई है वो करोगे किसान भाइयों। तो उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की बिजाई का जो समय, यानी सुबह सुबह बिजाई करनी है, दोपहर में बिजाई करनी है, फिर शाम के समय बिजाई हमें करनी है। तो किसान भाइयों जो धान की नर्सरी की जो बिजाई है वो कोशिश करिए आप जितना पॉसिबल हो सके सुबह सुबह ही करिए। सुबह सुबह का सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, उतना ना तो शाम के समय में और दोपहर के समय में तो आपको करनी है ही नहीं। तो कोशिश ये करिए भी सुबह सुबह ही आप उसकी जो धान की नर्सरी की जो बिजाई है वो आपको करना है। अगर आपकी कुछ मजबूरी है, आप सुबह सुबह अगर नहीं हो पा रही आपसे बिजाई, कुछ दिक्कतें आपको आ रही है, तो फिर कोशिश करिए कि शाम के समय में बिजाई है वो आपको करनी है किसान भाइयों। अगर मैं अपने हिसाब से अगर आपको बताऊं तो मैं यही कहूँगा किसान भाइयों कि आपको जो धान की नर्सरी की जो बिजाई है वो आपको सुबह के समय में ही करनी है। उसके बाद में किसान भाइयों जो अगला जो पॉइंट है वो ये है किसान भाइयों कि जैसे आपने बिजाई कर दी, बिजाई करने के बाद क्या है कि हम सभी उसके ऊपर हल्की हल्की गोबर की खाद है वो डालते हैं। अब वो जो गोबर की खाद आप प्रयोग में लेके आओ उसमें 2 चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। पहली क्या है कि आपको गोबर की जो खाद यूज में लेके बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, ना हो कि इतनी बड़ी उसकी डलियाँ अगर कहीं रखी गई उसके नीचे बीज आ गए तो बीज उगे ना, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल उसको बारीक कर लेना है किसान भाइयों, छन्नी से छान लो उसको, या फिर सीधा डाल के रोटावेटर चला के भी उससे क्या है कि बारीक हो जाती है पूरी अच्छी खासी। फिर उसको आप थोड़ा थोड़ा ऊपर है भी हल्का हल्का आप डाल दो और फिर आप पानी लगा दो, ये काम आप कर सकते हो। दूसरी जो बात है किसान भाइयों गोबर की खाद के अंदर कि गोबर की खाद आपकी सली गड़ी जो खाद है वो प्रयोग में लेके आने, बिल्कुल ताज़ा खाद आप प्रयोग में नहीं लेके। अगर ताज़ा खाद आप प्रयोग में लेके आओगे तो फिर उसका उल्टा असर है वो आपको देखने को मिलेगा, उसका फायदा आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, उल्टा उसका नुकसान ही नुकसान होगा आपकी धान की नर्सरी के अंदर। तो आपको क्या काम करना है कि जो गोबर की खाद आप प्रयोग में लेके आओगे वो सली गड़ी जो खाद है पुरानी 6-7 महीने की या उससे पुरानी अगर मिल सकती है तो और बढ़िया है, वो खाद आपको प्रयोग में है वो लेके आनी है। उसके बाद में किसान भाई जब आप बीज का छिंटा देवो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो कोई मशीन से तो बिजाई करते नहीं, हम छिट्टा ही देते हैं बीज का। छिट्टे देते समय आपको क्या किसान भाइयों ध्यान रखनी है कि बीज एकसार पड़ना चाहिए पूरे खेत के अंदर। यानी अगर एक कनाल के अंदर आप अपनी नर्सरी है वो तैयार कर रहे हो किसान भाई, तो उसमें ये ना हो कि आधे कनाल के अंदर बीज ज़्यादा चला गया, आधे में कम चला गया। जहाँ बीज ज़्यादा पड़ेगा फिर आपको क्या है कि वहाँ आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना। जब आप उस धान उखाड़ के आप अपने मेन खेत के अंदर रुपाई उसकी करोगे किसान भाइयों, अगर बीज जहाँ ज़्यादा पड़ गया किसान भाइयों तो फिर मान के चलिए फिर उस जगह अगर जब आपकी नर्सरी तैयार होगी ना, तैयार होने के बाद क्या जड़ों का गुच्छा बन जाएगा किसान भाइयों। और जब आप नर्सरी को उखाड़ के मेन खेतों के अंदर रुपाई करोगे फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि बीज
सिंगल सिंगल बीज है वो पड़ना चाहिए और एक सार बीज पड़ना चाहिए सारी जगह पे, ताकि क्या है कि पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो, उसके साथ साथ जो जड़ें आपस में ना उलझे, ताकि जब आप रोपाई करोगे उनकी उखाड़ के तो उस समय आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जड़ उस समय टूट गई आपके पौधे की तो फिर वो मेन खेत के अंदर क्या कि चलेगा नहीं किसान भाइयों। अगर जड़ें उसकी मजबूत होगी, जड़ों में पावर होगी, फिर क्या जैसे आप लगाओगे तुरंत आपका जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा, पौधे आपके ग्रोथ है वो करने लग जाएंगे मेन खेत के अंदर रुपाई के बाद में। तो आपको क्या काम करना है कि बीज एक साथ डालना है। बीज एक साथ डालने का हो सकता है आपकी कुछ अपनी ट्रिक हो, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आप अपनी ट्रिक नहीं है आपके पास, अगर आपके पास अपनी कोई ट्रिक नहीं है किसान भाइयों, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि फिर आप बीज का क्या है कि आपको पहले एक बार छिटा, जैसे अगर आप प्रति मरला के हिसाब से किसान भाइयों 2 या 2.5 kg बीज प्रयोग में लेके आ रहे हो, यानी 2 kg आप बीज यूज में लेके आ रहे हो, तो उसको 3 भागों में बांट लीजिए। पहला भाग का एक बार छिंटा दे दिया, दूसरे भाग का फिर छिंटा दे दिया, तीसरे भाग का फिर छिंटा दे दिया, 3 बार में इक्वली करके आप छिंटा दीजिए। फिर उसके बाद में क्या है, इसके ऊपर आप जो गोबर की खाद है वो थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए। उसके साथ साथ हो सकता है कि आप उसके अंदर आप जो आपके तंगड़ी जैसी भाषा में कहूँ तो वो भी आप उसके अंदर फेर सकते हो, ताकि पानी के साथ बीज आपका आके ना चले, थोड़ी थोड़ी उसके और मिट्टी आ जाए किसान भाइयों। तो ये चीज़ें हैं वो किसान भाइयों आपको ध्यान है वो रखनी है किसान भाइयों। उसके बाद में बात आ जाती है कि पानी की, क्योंकि आपने बात कर ली लेजर लेवलिंग की, लगाने से पहले की बात हो चुकी है, लगाने की बात हो चुकी है। अब लगाने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है किसान भाइयों इरिगेशन का। तो किसान भाइयों जो पानी आपको लगाना है वो क्या करना है, जैसे आपने बिजाई कर दी उसमें तो आपको एक हैवी पानी देना है। उसके बाद में पहले जो 7 से 8 दिन रहेंगे किसान भाइयों उसमें बिल्कुल पतला पानी है वो आपको देना है किसान भाइयों। ये ना हो कि डेली आप पूरा अच्छे से भर रहे हो वो पानी दोपहर में भी खड़ा रह रहा है, तो फिर क्या कि जैसे नर्सरी आपकी उगेगी, गर्म पानी होगा तो वहीं आपकी नर्सरी है वो सड़ जाएगी पौधा, क्योंकि पौधा बिल्कुल नाजुक होता है किसान भाई। इसलिए क्या है कि पहले 7 से 8 दिन के अंदर आपको क्या काम करना है, बिल्कुल लाइट पानी है वो आपको रखना है किसान भाइयों। उसके बाद में क्या है किसान भाइयों कि आपको जैसे खेत के अंदर आपके कम से कम दिन के अंदर 2 से 3 घंटे पानी आपके खेत के अंदर खड़ा रहना चाहिए एक साथ। किसान भाइयों पानी आपके खेतों के अंदर 2 से 3 घंटे से 2 या 3 घंटे से कम खड़ा रहता है तो फिर मान के चलिए फिर आपको पेड़ेपन की समस्या फिर आपको देखने को मिले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेजर लेवलिंग प्रॉपर हो रखी है, उस खेत के अंदर पानी नहीं खड़ा हो रहा। अब पानी नहीं खड़ा हो रहा, क्या किसान कह रहा है जी पानी एक बार लगा दिया वो घंटे नहीं पकड़ता, 1 घंटे के अंदर नीचे चला, वैसे नमी रहती है मिट्टी में पानी नहीं खड़ा रहता, तो उस केस में भी आपको क्या है कि फिर कहीं ना कहीं पेड़ेपन की समस्या वो आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें आपको क्या काम करना है किसान भाइयों, तो इस केस में किसान भाइयों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आपने धान की नर्सरी लगाई है उस नर्सरी के अंदर 2 से 3 घंटे, चाहे सुबह सुबह ही मान के चलिए या इवनिंग में 2 से 3 घंटे पानी उस खेत के अंदर खड़ा रहना चाहिए। अगर 2 से 3 घंटे से पानी अगर कम रह रहा है, मान के चलिए 3 घंटे से पानी उसमें कम खड़ा रह रहा है, यानी 1.5 घंटे रह रहा है या 2 घंटे तक बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा है, तो फिर आपको समस्याओं का सामना है वो करना पड़ेगा। तो इसका भी आपको ध्यान है वो किसान भाइयों आपको रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं किसान भाइयों के पीलापन आएगा तो वो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या कुछ निमाटोड की वजह से आ सकता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें उनको भी अगर आप ध्यान रखोगे तो उनकी वजह से कई बार क्या है कि पीलापन आपको नर्सरी में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में जो दूसरी बात है किसान भाइयों, जैसे क्या कई बार क्या होता है कि अभी जैसे गर्म हवाएं चल रही है, तो गर्म हवाएं की वजह से क्या है कि दोपहर में पूरी गर्मी हो जाती है। तो आपने जहाँ धान की नर्सरी लगा रखी है उस खेत के क्या चारों साइड में आपने कंप्यूटर लगवा के छोड़ रखा है, अपने खेत में लेजर लेवलिंग करवा के छोड़ ली, मिट्टी उसके अंदर सूखी है, तो जैसे गर्म हवाएं चल रही है तो क्या है कि वो ऊपर से जैसे गर्म हवाएं आपके नर्सरी को टच कर रही है उस खेत से आकर, तो क्या है कि ऊपर की इतनी पत्तियां देखोगे जैसे आपकी इस वीडियो में आ चुकी है, बिल्कुल ऊपर का भाग आपको जला दिख रहा है। तो ये क्या है किसान भी अगर सूखा होगा ना साइड में फिर आपको इस समस्याओं का सामना, इसलिए आपको क्या काम करना है कि जहाँ आप धान के नर्सरी लगा रहे हो उसके आजू बाजू में आपको लग रहा है कि पूरा खेत सूखा ही पड़ा है, गर्म हवाएं ज़्यादा चल रही है, तो उस केस में क्या कि छोटी छोटी 2 क्यारियाँ नर्सरी के चारों साइड में बना लीजिए, उसमें थोड़ा पानी भर के आप रखिए, ताकि जैसे हवाएं आ रही है तो हवा उस पानी के ऊपर से थोड़ी ठंडी हो जाए, ताकि नर्सरी ऊपर से आपकी ना जले, नहीं तो क्या है कि ऊपर से जलने की समस्या है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों ये सब तमाम बातें थी आपकी धान की नर्सरी से संबंधित, यानी धान की नर्सरी अब आपको कैसे लगानी है। किसान भाइयों अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब रह गए हैं या आपको कुछ बात पूछनी थी या मैंने जो कुछ चीज़ें आपको बताई है वो आपको कुछ समझ में ना आई हो, तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसान भाइयों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाकर हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आती है, कोई टेक्निकल जानकारी की वीडियो आती है किसान भाइयों, तो उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच पाए और हम आपस में जुड़े रहें किसान भाइयों। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है किसान भाइयों कि आपको टेक्निकल जानकारी प्रोवाइड करवानी, ताकि आप क्या कि जो अभी डे बाय डे हम देखेंगे भी हर साल हमारी चाहे धान की फसल है या कोई अन्य फसल है, खर्चा हमारा बढ़ता ही जा रहा है, पैदावार हमारी उतनी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर खर्चे में हर साल आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत इजाफा होता जा रहा है। वो किस वजह से होता जा रहा है किसान भाइयों, क्योंकि अपने पास अभी टेक्निकल जानकारी है वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में,
अलग अलग बातें बताते हैं, पर सही जानकारी मिल पाना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसान भाइयों। और उस टेक्निकल जानकारी को लेकर, क्योंकि एक्सपीरियंस किसान भाइयों, किसान से ज़्यादा मैं मानता हूँ किसी के पास नहीं होता। जितना किसान एक खेत के अंदर जाता है ना, उतना कोई आदमी खेत के अंदर नहीं घूमता, चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट हो। जितना किसान खेत के अंदर खपता है ना सारा दिन, इतना कोई नहीं खपता किसान भाइयों। तो नॉलेज किसान के पास है, पर खाली उसको क्या है कि थोड़ा बस टेक्निकल उसको बताने वाला है, उसका टेक्निकल क्या है। अगर वो टेक्निकल समझ लेगा और अपनी नॉलेज का यूज़ में करेगा ना किसान भाइयों, तो मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छी क्वालिटी की खेती है वो कर सकता है और कम से कम खर्चे में कर सकता है।